नमस्कार दोस्तों। आज हम नए सेक्शन 43 BH ऑफ इनकम टैक्स एक्ट जो बार बार डिस्कशन में आ रहा है, आपको शायद बोरोवर्स भी बोलते होंगे कि ये सेक्शन आ रहा है, सेक्शन आ रहा है। तो आइए आज हम इस सेक्शन की पूरी R&D कर दें 15-20-25 मिनट लगा के। तो दो पार्ट्स में वीडियो को कवर करूंगा। आज इस सेक्शन की पूरी R&D कर देंगे कि क्या सेक्शन है, क्या नहीं, कैसे कंप्लाई होना है, कैसे नहीं। और उसके बाद हम सेकंड पार्ट में नेक्स्ट संडे यानी हम ये सोचने की कोशिश करेंगे कि हमारे बैंकर के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम क्रेडिट मैनेजर हैं या सेल्स मैनेजर हैं, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बोरोवर के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा या हमारी फंडिंग किस तरह से इंपैक्ट होगी इस सेक्शन के आने की वजह से, इसकी इंप्लीमेंटेशन की वजह से, राइट। तो इस सेक्शन को समझने के लिए मैंने काफ़ी स्टडी भी किया, काफ़ी वेबिनार भी अटेंड किए। तो उन सबका मेलजोल मिला के मैंने आपके सामने आज क्रक्स प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो जो ये सेक्शन है 43BH, ये इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन है। ये जो इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन है ये रेफर करता है कि MSME एक्ट है एक MSMED यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट। कहता उसके सेक्शन 15 की टाइमलाइन को कंप्लाई करना है पेमेंट के लिए। अगर उसको नहीं कंप्लाई किया गया तो कुछ कॉन्सिक्वेंसीज होंगे, ये इनकम टैक्स एक्ट बोलता है। तो यानी कि उन्होंने रेफरेंस किसको दिया? उन्होंने रेफरेंस दिया कि आप इसके बारे में पढ़ें। ये एक बहुत छोटा सा एक्ट है जो 2006 में आया था, 32 सेक्शन ये खास इस एक्ट के MSME एक्ट है। आपके लिए कायदे की बात समझने वाली क्या है कि जो ये सेक्शन हम 43BH के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, इसमें जो बात कही गई है ये बात ऑलरेडी MSME एक्ट के अंदर लिखी जा चुकी है। ये लिखी हुई है ऑलरेडी बात। बस बात ये थी कि MSME एक्ट के इस बात को कोई कंप्लाई नहीं कर रहा था, कोई इन्फोर्स प्रॉपरली नहीं कर रहा था। तो इस प्रोविजन को इनकम टैक्स एक्ट में डालने की वजह से अब शायद इसके अंदर लिखी गई प्रोविजंस को थोड़ा सा कायदे से देखना स्टार्ट किया जाएगा। थोड़ा MSMEs को रियल एडवांटेज मिलना शुरू होगा उस प्रोविजन का जो ऑलरेडी थी, जो कानून ऑलरेडी था, बस उसको इन्फोर्स करने का एक हथियार बना लिया इनकम टैक्स। तो उसको 43BH को डाल दिया। आप इस चीज पे क्लियर है ना कि 43BH कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है कि जो कोई नया कानून बना दिया। ये कानून ऑलरेडी था जो कि MSME एक्ट में लिखा हुआ था, बस उसको एक इन्फोर्स करने की पावर बढ़ा दी इस इनकम टैक्स के थ्रू ताकि वो थोड़ा सा डंडा कर दे। तो प्रोविजन जो थी टाइमली पेमेंट होनी चाहिए। आपको पता है 43BH मोटा मोटा आपको पता है कि 45 दिन में पेमेंट होनी चाहिए, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो 45 दिन से ज्यादा डेटर्स नहीं होंगे, 45 दिन से ज्यादा क्रेडिटर्स नहीं होंगे। खैर इन चीजों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट तो मोटी प्रोविजन आपको ऐसी समझ में आती है। तो ये प्रोविजन टाइमली पेमेंट की ऑलरेडी मेंशन्ड है MSMED एक्ट के, इसको मैं MSME एक्ट बोलूंगा। MSMED एक्ट में ऑलरेडी मेंशन्ड है। तो बस उसको थोड़ा स्ट्रिक्टली इन्फोर्स कराने के लिए 43BH इंट्रोड्यूस किया गया। तो जो हम थोड़ी सी MSME एक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। MSME एक्ट के सेक्शन नंबर 15 से लेके सेक्शन नंबर 25 तक डील करते हैं डिले इन पेमेंट को। इसको चैप्टर 5 भी बोला जाता है, चैप्टर 5 भी बोला जाता है। इसके अंदर 15 से लेके 25 नंबर तक सेक्शंस हैं जो कि डील करते हैं कि डिले इन पेमेंट की, ठीक है। अब ये सेक्शंस क्या बोलते हैं, देखिए सेक्शन 15 में तो बस इतना बताया गया कि जैसे कि एनी बायर, देखिए इसमें क्या लिखा गया है कि बायर कोई भी हो, कोई भी बायर हो, बाइज एनी गुड्स, कोई भी गुड्स, कुछ भी खरीदा हो उसने, कोई भी सर्विस, कोई भी गुड्स खरीदी हो फ्रॉम एनी सप्लायर, फ्रॉम एनी सप्लायर, उनके ऊपर ये प्रोविजंस लगती हैं। क्योंकि इनकम टैक्स का जो 43BH सेक्शन नया आया है, इसने बोला है कि MSME एक्ट की इन प्रोविजंस को रेफर करो, ठीक है। तो फिर हमें MSME एक्ट की प्रोविजंस ही देखनी पड़ेंगी। तो MSME एक्ट बोलता है कि कोई भी बायर हो, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज हो, तो कोई भी सप्लायर हो, ठीक है, तो उनके ऊपर ये डिले पेमेंट की प्रोविजंस लगेगी। अब उन्होंने जो सप्लायर है, सप्लायर की डेफिनेशन बताई है सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 किसका? MSME एक्ट का ही। ये सेक्शन कौन सा था? 15 था। तो सेक्शन 2 जो है MSME एक्ट का, वो बोलता है कि सप्लायर कौन होता है? सप्लायर मतलब जो MSC हो, मतलब सप्लायर कौन? जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज हो। कहते जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज होगा, माइक्रो एंड स्मॉल मतलब जो PSL क्लासिफिकेशन में उद्यम में होता है, ठीक है, यानी कि मीडियम की इसमें बात नहीं कर रहे। तो मतलब जो हमें, जो सप्लायर मतलब जिसने हमें माल बेचा है, जिसको हमने पेमेंट करनी है, सप्लायर कौन होता है? जिसको हमने पेमेंट करनी है, जिसको हमने पेमेंट करनी है, पेमेंट करनी है
तो उसको हमने टाइम पे पेमेंट करनी है, इसके लिए 43BH आया कि उसको टाइम पे पेमेंट करनी है। अब जिसको हमने पेमेंट करनी है वो कौन होना चाहिए? वो होना चाहिए एक माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, मीडियम नहीं, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। इसका एक वो एक्सेप्शन है, वो हमें आगे चल के स्लाइड में डिस्कस करूंगा कि किन केसेस में मीडियम वाला भी, किस सिनेरियो में, केसेस नहीं, किस सिनेरियो में मीडियम वाला भी कवर्ड रहेगा, वो मैं आपसे कुछ स्लाइड्स बाद डिस्कस करता हूं। बट जिसको हमने पेमेंट करनी है वो बंदा कौन होना चाहिए? माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज रजिस्टर्ड बंदा होना चाहिए, यानी कि उसके पास उद्यम होना मैंडेटरी है। एक बात तो समझ में आ गई कि उद्यम होना मैंडेटरी है, तभी बात बनेगी। अगर वो बंदा बोलता है कि देखिए माइक्रो एंड स्मॉल का स्टेटस कैसे चेक होगा उस सप्लायर का? उद्यम से। अगर वो उद्यम नहीं देगा तो हम ये चेक नहीं कर पाएंगे। फिर अगर कुछ भी वो प्रूफ प्रोवाइड नहीं करेगा कि मैं माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज हूं, तो फिर हम उसको मानेंगे ही नहीं कि वो एमएससी है, तो फिर वो इस सारी जमीले से बाहर हो जाएगा। उसके ऊपर सेक्शन 43BH इनकम टैक्स का नहीं लगेगा, उसके ऊपर कोई ये एमएसएमई एक्ट की प्रोविजन अप्लाई नहीं होगी। तो सप्लायर जिसको हमने पेमेंट देनी है, हमें ये कहा गया है इस सेक्शन के तहत कि उसको टाइम पे पेमेंट देनी है। अगर टाइम पे पेमेंट इस बंदे को नहीं करोगे तो कुछ आपके ऊपर कॉन्सिक्वेंस होंगे, ठीक है? तो उसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? अब ये सेक्शन 15, सेक्शन 16 में लिखा गया है कि अगर इस बंदे को, सिर्फ इसी बंदे को जो कि माइक्रो एंड स्मॉल है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं तो आपके दिमाग में फिट हो जाए चीजें। इस बंदे को अगर हमने टाइम पे पेमेंट नहीं की तो हमें पेनल्टी देनी पड़ेगी, इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट देना पड़ेगा। देखिए ये प्रोविजन पहले भी है, इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट की पहले भी थी, पर इसको कोई कंप्लाई नहीं कर रहा था, इस प्रोविजन को कोई भी कंप्लाई नहीं कर रहा था। बट अब क्या होगा कि अब जब असेसिंग ऑफिसर के पास केस लगेंगे, अब ये लेट पेमेंट वगैरह कोई पे करता नहीं था एमएसएमई यूनिट्स को, अगर कुछ करते भी थे तो बिल के साथ ही एडजस्ट कर लेते थे, उसको प्रॉफिट एंड लॉस में अलग से दिखाते नहीं थे कि हमने लेट पेमेंट की है। अगर मान लीजिए आपके पास कोई केस आए, उसमें उसने बंदे ने कोई खर्चा डाला हो इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट का 2 लाख रुपए का, तो आपके तो कान खड़े हो जाएंगे एज अंडरराइटर कि भाई किसको लेट पेमेंट कर रहा है जो 2 लाख रुपए का एक्सपेंस बुक कर दिया इंटरेस्ट का, लेट पेमेंट का, ठीक है? तो कोई भी इसको सेपरेटली दिखाता था। अगर कोई लेट पेमेंट एमएसएमई यूनिट कोई चार्ज भी करता होगा तो उसके ऊपर वो उसको बिल में एडजस्ट करके दिखा लेते होंगे, ठीक है? तो अब क्या होगा, अब जब ये इस सेक्शन की वजह से 43BH की वजह से अगर जब इनकम टैक्स में केस लगेंगे, जब कोई बंदा जो बायर है उसके ऊपर ही सेक्शन लग रहा है ना, जो खरीद रहा है, जिसने पेमेंट करनी है, बायर कौन है? जिसने पेमेंट करनी है, इसको पेमेंट मिलनी है, इसके ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं ना कि भाई तू टाइम पे पेमेंट कर। अब जब इसका केस लगेगा इनकम टैक्स में और इनकम टैक्स वाले को ये दिखाएगा कि मैंने टाइम पे पेमेंट नहीं की, तो इनकम टैक्स का जो ऑफिसर है वो बोलेगा कि ले भाई इंटरेस्ट दिखा, इंटरेस्ट कहां पे किया तूने, और इंटरेस्ट कितना पे करना है? 20.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है, कंपाउंडिंग मंथली की रेट के साथ। और प्रोविजन दी गई है कि 3 टाइम्स ऑफ बैंक रेट इंटरेस्ट होगा, और बैंक रेट आजकल आरबीआई ने जो नोटिफाई किया हुआ है वो 6.75% है अप्रोक्स, मेरे हिसाब से इतना ही है, बाकी आप चेक कर लीजिएगा। तो अगर 6.5 हुआ तो वो उसका 3 टाइम्स लगेगा, वैसे मेरे हिसाब से 6.75% है। तो 20.25% का इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट उसको इस बंदे को देना पड़ेगा अगर इसने टाइम पे पेमेंट नहीं की। एक बात आप ध्यान रखिए, जो ये सेक्शन 43BH इनकम टैक्स, ये तो हम बात कर रहे हैं एमएसएमई एक्ट की, ये जो सेक्शंस हैं, जो ये 43BH इनकम टैक्स एक्ट में आया है ना, ये इंटरेस्ट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, ये खाली प्रिंसिपल अमाउंट की बात करता है। आपने किसी से 100 रुपए की गुड्स खरीदी, 100 रुपए की गुड्स खरीदी और उसके ऊपर इंटरेस्ट पड़ गया 10 रुपए लेट पेमेंट का, तो ये जो 43BH अप्लाई होता है इनकम टैक्स एक्ट का, ये 100 रुपए के ऊपर अप्लाई होता है, ये 10 रुपए के ऊपर अप्लाई नहीं होता, ठीक है? इसके अंदर जो कॉन्सिक्वेंसेज मेंशन्ड है वो 100 रुपए के ऊपर मेंशन्ड है, 10 रुपए के ऊपर मेंशन नहीं है। पर ये 10 रुपया भी कैसे कवर होगा आप अभी थोड़ी देर में समझ जाएंगे। अब इन्होंने बोल दिया कि टाइम पे पेमेंट नहीं की तो इतना ब्याज देना पड़ेगा, जो कि 3 टाइम्स ऑफ बैंक रेट होगा, जो भी बैंक रेट चल रहा होगा उस टाइम पे। अब सेक्शन 23 में लिखा हुआ है कि अगर इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट है, जो ये खर्चा है इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट का, ये आपकी इनकम में एड बैक कर दिया जाएगा। इसको आप खर्चा क्लेम नहीं कर सकते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, खर्चा क्लेम नहीं कर सकते। इसी वजह से एमएसएमई यूनिट कोई भी अपने बैंक बुक्स में इसको खर्चा डालते नहीं है, खर्चा क्लेम नहीं कर सकते। और जो सेक्शन 24 है, 15 से 25 तक देख रहे हैं ना, सेक्शन जो 24 है
वो कहता है कि जो ये प्रोविजंस हैं 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ये सारी प्रोविजनें हमारे देश के जो भी कानून बने हुए हैं उन कानूनों से भी ऊपर की प्रोविजंस है। तो मतलब जो सेक्शन 23 में अगर कोई बात लिख दी गई है तो देश में कोई और कानून कुछ भी कह रहा हो, ये प्रोविजन का जोर उससे ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब सेक्शन 23 अगर कहता है कि इस खर्चे को आप खर्चा नहीं क्लेम कर सकते इनकम टैक्स पर्पज के लिए, तो फिर ये इनकम टैक्स के ऊपर भी भारी पड़ गया। ये एमएसएमई एक्ट की 23 की प्रोविजन इनकम टैक्स एक्ट के ऊपर भारी पड़ गई। ठीक है, तो इसका मतलब ये प्रोविजन इनकम टैक्स को तोड़ देगी। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर किसी ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट का खर्चा डाल दिया 2 लाख रुपए और अपना नेट प्रॉफिट निकाला 2 लाख रुपए, तो जब वो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेगा तो उसकी इनकम में इसको ऐड बैक कर दिया जाएगा। 2+2 4 लाख रुपए की इनकम मानी जाएगी, ये 2 लाख की नहीं मानी जाएगी। इसको एज अ खर्चा क्लेम करने नहीं दिया जाएगा, जिसकी वजह से इसको बुक्स में लोग दिखाते ही नहीं है और इनवॉइसेस में एडजस्ट करते हैं। बट अब क्या होगा, अब एडबैक तो चलो ये पहली प्रोविजन थी, लोग इसको दिखा नहीं रहे थे बुक्स में, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, लोग इसको दिखा नहीं रहे थे। अगेन ये लेट पेमेंट की प्रोविजन पहले भी थी, इंटरेस्ट की पेमेंट प्रोविजन भी पहले भी थी। अब 43BH डाल दिया तो उन्होंने प्रिंसिपल अमाउंट को कवर कर लिया, इंटरेस्ट के बारे में मेंशन नहीं किया, पर इंटरेस्ट तो अपने आप ही इन्फोर्स हो जाएगा। अब इंटरेस्ट का खर्चा उसने मान लीजिए बुक्स में नहीं दिखाया, अब क्या होगा, उसका इनकम टैक्स के ऑफिसर के पास केस लगा, तो इनकम टैक्स ऑफिसर ने उसके लेजर अकाउंट से वेट किया कि भाई इस बंदे ने पेमेंट लेट की है, 100 रुपए की पेमेंट लेट की है, पर इसने बुक्स में कोई भी इसका ब्याज का खर्चा नहीं दिखाया, इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट का खर्चा अलग से नहीं दिया, तो नहीं दिया तो वो इनकम टैक्स वाला जो बंदा है वो इसको चार्ज करवाएगा उसके खर्चे को। राइट, तो समझ गए ना इस चीज को, तो वो दूसरे एंगल से इन्फोर्स हो जाएगा अपने आप। तो इस वजह से जो सियाने लोग हैं वो कहते हैं कि हमें 43BH के बारे में फिक्र नहीं करनी चाहिए, हमें फिक्र करनी चाहिए इनके बारे में कि इनको कंप्लाई कर लें, ये इसका काम अपने आप ही हो जाएगा। समझ गए आप इस चीज को, आगे बढ़ते हैं। अब बात की गई है कि कितने टाइम में पेमेंट होनी चाहिए, कितने टाइम में पेमेंट करें। कहते हैं कि अगर तो बायर और सप्लायर का रिटर्न एग्रीमेंट हुआ है, जो बंदा माल खरीद रहा है बेच रहा है उन दोनों के पास रिटर्न एग्रीमेंट है, तो 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट, मतलब रिटर्न एग्रीमेंट सॉरी नहीं है, रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, तो उनको मैक्सिमम 15 दिन के अंदर पेमेंट करनी पड़ेगी फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जिस दिन गुड्स एंड सर्विसेज डिलीवर हो गए आपको, उस दिन से 15 दिन के अंदर अंदर आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, अगर कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं किया तो। अगर ए कंपनी और बी कंपनी ने आपस में कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं किया और ए कंपनी ने बी कंपनी को कोई माल बेचा है, तो जिस दिन बी कंपनी को वो डिलीवर हुआ तो वो तो आपकी गुड्स के केस में तो ट्रांसपोर्टर रिसीट से पता लग जाएगा। जिस दिन उसको डिलीवर हुआ उस दिन से 15 दिन के अंदर अंदर उसको पेमेंट करनी ही पड़ेगी। अगर वो 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करता, उससे डिले करता है, तो इस सेक्शन के अंतर्गत कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, प्लस उसको इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, पहले भी ये प्रोविजंस थे बट इंटरेस्ट वो दे नहीं रहा था, बट अब वो इनडायरेक्टली इन्फोर्स हो जाएगा उसके ऊपर अगर उसका केस लग गया तो। अगर रिटर्न एग्रीमेंट किया हुआ है, अब मान लीजिए ए कंपनी और बी कंपनी ने आपस में रिटर्न एग्रीमेंट कर लिया कि भाई जो ये पेमेंट है, ये ए कंपनी ने बी कंपनी को माल बेचा है। ठीक है, ए कंपनी एक एमएससी यूनिट है, माइक्रो एंड स्मॉल यूनिट है, बी कंपनी कोई कॉर्पोरेट है, बी कंपनी कॉर्पोरेट है जिसका मार्केट में सिक्का चलता है, जो बहुत ही बड़ा बंदा है। तो बी कंपनी ने ए कंपनी को बोला कि भाई तुम तो छोटे मोटे बंदे हो, तो मैं तो अपने हिसाब से तुम्हें पेमेंट करूंगा, मैं तो तुम्हें पेमेंट करूंगा 90 दिन बाद, 90 डेज के बाद तुम्हें मैं पेमेंट करूंगा। ए कंपनी बेचारा छोटा गरीब बंदा, वो कहता हाथ जोड़ के ठीक है सर आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरा साथ मत छोड़िए, बस इतना ही काफ़ी है, आप 90 दिन बाद पेमेंट कर दीजिए। बट ये इनका रिटर्न एग्रीमेंट हो चुका था, पूरा स्टैम्प पेपर पे एग्जीक्यूटेड एग्रीमेंट है। मान लीजिए ये ए कंपनी एलजी का डिस्ट्रीब्यूटर है, ऐसे मान लीजिए। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या लिख दिया कि अगर रिटर्न एग्रीमेंट किया भी हुआ है तब भी, तो आपने अगर रिटर्न एग्रीमेंट में जो भी ड्यू डेट लिखी है या 45 दिन, दोनों में से जो भी जल्दी आएगा उसी टाइम पे ही आपको पेमेंट करनी पड़ेगी फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। अगर रिटर्न एग्रीमेंट में आपने लिख दिया कि 90 दिन के अंदर पेमेंट होगी, पर आप 45 दिन उससे पहले आते हैं, तो तब भी आपको 45 दिन में पेमेंट करनी पड़ेगी फ्रॉम डिलीवरी।
ठीक है, रिटर्न एग्रीमेंट में आपने लिख दिया कि 30 दिन, तो फिर आपको 30 दिन में ही करनी पड़ेगी, तो फिर आपको 30 दिन में ही करनी पड़ेगी। रिटर्न एग्रीमेंट में आपने लिख दिया 3 दिन, तो फिर आपको 3 दिन में ही करनी पड़ेगी। मतलब डेट, ड्यू डेट एज पर एग्रीमेंट या 45 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, जो भी जल्दी आएगा वो पहले करना पड़ेगा। समझ गए? अब इन्होंने यहां पे ये नहीं लिखा कि पेमेंट कैसे करें। अब बी को सामान ए ने दे दिया, अब ये नहीं लिखा कि बी इसको पेमेंट कैसे करे, चेक भेजे, आरटीजीएस भेजे, गुड्स के बदले में गुड्स भेज दे, कैसे होगा? तो उन्होंने मोड ऑफ पेमेंट कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया हुआ, ना इनकम टैक्स एक्ट में, ना एमएसएमई एक्ट में, कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया। तो क्या करें? तो कहते हैं कि फिर मोड ऑफ पेमेंट कुछ भी हो सकता है, मतलब जो जेन्युइन हो। तो कहते हैं बार्टर सिस्टम भी हो सकता है। ए कंपनी ने बी कंपनी को माल भेजा, बी कंपनी ने इसको गुड्स दे दी बदले में, तो ये इसको भी पेमेंट मान लिया जाएगा। ए कंपनी ने बी कंपनी को माल भेजा 10,000 रुपए का, अब बी कंपनी ने ए को कितने पैसे देने हैं? 10,000 रुपए। अब बी कंपनी ने क्या किया, इस 10,000 रुपए को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया, डिबेंचर्स में कन्वर्ट कर दिया, कुछ ऐसा, कुछ इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया, ऐसे मतलब लगा के चलिए, तो इसको भी पेमेंट मान लिया जाएगा। पर कहते हैं कि ए कंपनी ने बी को माल भेजा और 10,000 रुपए का माल भेजा, 10,000 रुपए, और बी ने क्या किया, उसको बुक्स में क्रेडिटर्स नहीं दिखाया, उसको बुक्स में लोन दिखा दिया कि ए ने मेरे को लोन दिया है। तो ये चीज गलत है, ये चीज अलाउड नहीं है। ठीक है, तो ए कंपनी ने बी को माल भेजा 10,000 रुपए का, बी ने क्या किया, ए को बोला कि भाई तू आजा मेरे बिजनेस में पार्टनर बन जा, और ये 10,000 रुपए मैं तेरी कैपिटल मान लूंगा, बस कि तूने कैपिटल डाल दी बिजनेस में। तो ये भी पेमेंट मान ली जाएगी, इसको भी पेमेंट मान लिया जाएगा। समझ गए? तो कहते हैं चेक के केस में क्या करें? चेक के केस में उन्होंने बोला बड़ी यूनिक चीज है, देखिए, कहते चेक मान लीजिए किसी को दिया गया, तो 31 मार्च को चेक दे दिया, 31 मार्च को चेक हैंड ओवर कर दिया, हैंड ओवर कर दिया चेक बी ने ए को। ठीक है, तो ए ने भी ले लिया, बी ने भी ले लिया। कहते क्या चेक हैंड ओवर करना पेमेंट माना जाएगा, या चेक इन कैश हो तो इसको पेमेंट माने? तो उसमें उन्होंने बोला कि अगर आपका चेक पोस्ट डेटेड नहीं था, मतलब करंट डेट का ही चेक था, 31 मार्च का ही चेक था, और वो था कि आप जब मर्जी उसको इन कैश करा सकते हैं, पोस्ट डेटेड नहीं था कि इसमें लिख दिया चेक तो हैंड ओवर कर दिया, उसमें लिख दिया कि 15 मई पोस्ट डेट लिख दी। तो कहते हैं पोस्ट डेट नहीं होना चाहिए, और चेक जब उसको दे दिया तो बाद में चेक बाउंस नहीं होना चाहिए। कहते हैं अगर ये दोनों चीजें ओके हैं, तो जिस दिन आपने चेक हैंड ओवर किया, तो वो हैंड ओवर वाली डेट ही डेट ऑफ पेमेंट मान ली जाएगी, चाहे वो बंदा बाद में उसको 500 दिन बाद विड्रॉ कराए। ठीक है, तो वो नहीं, बस वो पोस्ट डेटेड नहीं होना चाहिए, आपने उसको कोई बांधा नहीं होना चाहिए कि वो बंदा बाद में विड्रॉ करा सके, और आपका बाद में बाउंस भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फिर चेक डिलीवरी को ही पेमेंट डेट मान लिया जाएगा। अगला सवाल आया कि अगर ड्यू डेट जिस दिन 45 दिन या 15 दिन खत्म होने हैं, अगर वो पब्लिक हॉलीडे या नेशनल हॉलीडे हुआ, तो फिर कहते हैं कि यार आजकल तो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो ऑनलाइन आप कर सकते हैं पेमेंट, तो वो सेम डे निकल जाएगी। कहते हैं अगर आप ऑनलाइन नहीं कर पाते, पेमेंट नहीं कर पा रहे, तो फिर आपको उस पब्लिक हॉलीडे से पिछला दिन कंसीडर करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपके ये 45 दिन 15 अगस्त को खत्म हो रहे हैं, तो कहते हैं फिर आपको 14 अगस्त को पेमेंट करनी पड़ेगी। आप बोलोगे कि सर ये क्या नाइंसाफी है, हमने तो लॉ में पढ़ा था कि अगर पब्लिक हॉलीडे या नेशनल हॉलीडे हो तो वो फॉलोइंग डे होता है, अगले दिन होता है। तो अगर मतलब मान लो 15 अगस्त ड्यू डेट बनती है, तो मतलब वो 16 अगस्त होनी चाहिए, हमने तो बुक्स में ये पढ़ा था। देखिए, ये जो आपने बुक्स में प्रोविजन पढ़ी है ना, वो प्रोविजन है सेक्शन 10 ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट की। सेक्शन 10 जनरल क्लॉजेज एक्ट का बोलता है कि जो भी गवर्नमेंट ड्यूज के साथ रिलेटेड पेमेंट्स हैं, जैसे जीएसटी की पेमेंट है, इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड की पेमेंट है, अगर वो कोई ड्यू डेट के ऊपर फॉल कर रही है जो कि नेशनल हॉलीडे है, तो आप अगले दिन पेमेंट कर सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफिस को जो पेमेंट करनी है आपने। पर ये तो कोई कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट है, ये तो अपनी आपस की ट्रांजेक्शन्स की पेमेंट है, ये तो कोई गवर्नमेंट ऑफिस की पेमेंट है नहीं। तो इस सिनेरियो में इस पेमेंट को अगले फॉलोइंग डे का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, इसको प्रीवियस डे में या सेम डे में आपको खत्म करना पड़ेगा। क्लियर? अब कहते हैं कि सवाल आया कि हम बोलते हैं कि 45 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करनी चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी। कहते हैं अगर डिलीवरी के बाद मैंने देखा कि गुड्स मेरे को पसंद नहीं आई, कोई डिस्प्यूट हो गया, कोई ऑब्जेक्शन हो गया, तो फिर तो कहते हैं उसके लिए क्या प्रोविजन है कि मतलब उसके लिए क्या प्रोविजन है कि अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है, डिलीवरी के बाद आपने पाया कि गुड्स या सर्विसेज आपकी उस क्वालिटी की नहीं है जिस क्वालिटी की आपको चाहिए थी, ठीक है,
तो आपका पहली बात तो जो ऑब्जेक्शन है वो रिलेटेड होना चाहिए क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के साथ रिलेटेड, क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के साथ रिलेटेड। ऐसा ना हो कि आपने कोई प्राइसिंग का पॉइंट उठा के भेज दिया, आपने बोल दिया कि मैं जीएसटी का आईटीसी क्लेम नहीं कर पा रहा, आईटीसी आपका, आपने जो सप्लायर है उसको बोला कि तुम्हारा यार मेरा आईटीसी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, हमारा जीएसटी का कुछ रेट का चक्कर चल रहा है कि 5 लगना है 18 लगना है, ये तो ऐसे लगना था। तो अगर वैसा कोई मुद्दा उठाया तो वो मुद्दा नहीं। अगर आपको कोई क्वालिटी में इशू आया गुड्स एंड सर्विसेज की तो आप बात करो। कहते हैं अगर आपको कोई क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में इशू आया तो आप उसको डिलीवरी से 15 दिन के अंदर अंदर, डिलीवरी से 15 दिन के अंदर अंदर राइटिंग में कंफर्म करो सप्लायर को कि भाई तेरी क्वालिटी में गुड्स एंड सर्विसेज की दिक्कत है, उसको राइटिंग में भेजो, ईमेल भेजो, चिट्ठी भेजो, राइटिंग में भेजो। कितने दिनों में? 15 दिनों में फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी। ठीक है, तो 15 दिनों में आपने उसको नोटिफाई कर दिया रिटर्न में। ठीक है, आपके पास प्रूफ हो गया कि मैंने नोटिफाई कर दिया था, तो सप्लायर अपना उसको करेक्ट करेगा जो भी करेगा। तो उसके बाद जब भी वो रेजोल्यूशन करेगा, जिस डेट को रेजोल्यूशन हुआ, तो फिर आपके ये जो 15 दिन या 45 दिन है वो उस डेट से काउंट होंगे, डेट ऑफ रेजोल्यूशन के। ठीक है, अब इसमें ये रेजोल्यूशन पीरियड डिफाइंड नहीं है। मान लीजिए 1 अगस्त को आपको डिलीवरी हुई, 1 अगस्त को आपको डिलीवरी हुई, 14 अगस्त यानी विद इन 15 डेज आपने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया। अब उसने जाके रिजॉल्व किया, उसको मान लो 15 जनवरी को रिजॉल्व किया, तो आपके जो ये 15 दिन 45 दिन है वो 15 जनवरी से काउंट होंगे। अब कानून इस पीरियड के बारे में कोई प्रोविजन नहीं बनाता कि भाई 14 अगस्त से लेके 15 जनवरी तक इतने दिन क्यों लग गए। ठीक है, अब इस प्रोविजन को कोई गलत सेंस में यूज नहीं करना कि आप कोई डिस्प्यूट रेज करके अपना वो टाइम बचा ले, इस गलत सेंस में यूज नहीं करना इस चीज को। करेक्ट। अब हम बात करते हैं मेन मुद्दे की कि अगर पेमेंट ड्यू डेट पे ना की तो क्या होगा। पेमेंट अगर ड्यू डेट पे ना की तो क्या होगा। पहले तो वो इंटरेस्ट वाली प्रोविजन, वो तो मैंने आपको समझा ही चुका हूं, इंटरेस्ट तो लगेगा ही लगेगा। अब उन्होंने बोला कि अगर आपने ड्यू डेट पे पेमेंट ना की तो आपको उसका खर्चा क्लेम करने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप जो भी एक्सपेंस बुक करते हो, जो भी एक्सपेंस बुक करते हो उसको काट के आपका नेट प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट आता है, और उस नेट प्रॉफिट के ऊपर कुछ प्रोविजंस वगैरह लगा के आप टैक्स पे करते हो, टैक्स पे करते हो। ठीक है, तो अब उन्होंने बोला कि आपने जो ये गुड्स एंड सर्विसेज बाय की हैं उनका आपने यहां पे एक्सपेंस बुक किया होता है, पर कहते हैं कि ये अच्छा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब बनता है? ये ईयर एंड पे बनता है 31 मार्च को 2024 2023, जब भी लगा लीजिए, ये ईयर एंड पे बनता है। तो अच्छा, उस दिन उन्होंने बोला कि आपने 31 मार्च को ये बनाया और पूरे साल का बनाया, फुल ईयर का बनाया, तो पूरे साल के आपने जो खर्चे यहां पे डाले हैं, अगर उन खर्चों में से कोई खर्चे ऐसे थे जो एमएससी को देने थे, जो एमएससी को देने थे, जो हमने यहां पे पढ़ा एमएससी को देने थे खर्चे। अब वो एमएससी कोई भी हो सकता है, हो सकता है कि वो आपका ऑडिटर हो, आपको ऑडिटर फीस देनी थी, किसी एडवोकेट की फीस देनी थी, वो भी हो सकता है। तो एडवोकेट, अगर एडवोकेट ऑडिटर ने मान लीजिए कोई एमएससी उद्यम रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो वो दोनों यहां पे कवर होंगे। तो कोई भी एक्सपेंस आपने बुक कर रखे थे, अगर आपने उनको टाइम पे पेमेंट नहीं की तो पेमेंट, तो उसका आपको खर्चा अलाउ नहीं होगा, वो आपकी इनकम में ऐड बैक कर दिया जाएगा। मतलब ये नेट प्रॉफिट, इनकम टैक्स रिटर्न में ये नेट प्रॉफिट प्लस एक्सपेंस जो ड्यू डेट पे पे नहीं हुआ, ड्यू डेट पे नहीं हुआ, किसको किसको नहीं हुआ पे? एमएससी को पे नहीं हुआ। ठीक है, पे नहीं हुआ, वो आपकी इनकम में ऐड बैक कर दिया जाएगा और आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। और ये खर्चे को आप दोबारा क्लेम कर सकते हैं, ये दोबारा क्लेम कर सकते हैं। ये क्लेम आप तब कर सकते हैं एज अ खर्चा जिस साल में आपने पे किया हो, जिस साल में आपने पे किया हो। अब मान लीजिए मेरे को गुड्स की डिलीवरी हुई 31 अगस्त को, ठीक है, और मेरा जो ड्यू डेट था 45 दिन का बनता था, तो 45 दिन का मेरा ड्यू डेट बनता था 15 अक्टूबर कि मेरे को 15 अक्टूबर तक पेमेंट करनी थी, पर मैंने पेमेंट कर दी 15 नवंबर को। कितने दिन बाद की? 1 मंथ बाद की। तो पेमेंट मैंने ड्यू डेट पे नहीं की, ठीक है, पर पेमेंट मैंने उसी साल कर दी। मान लीजिए ये 2024-25 है,
मैंने 31 अगस्त 2024 को गुड्स की डिलीवरी हुई, 15 अक्टूबर 2024 मेरी ड्यू डेट बनती थी, और 15 नवंबर 2024 को मैंने पेमेंट कर दी। तो 2024-25 के अंदर अंदर ही पेमेंट कर दी ना मैंने। 1 अप्रैल 25 से लेके 31 मार्च 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक, इसी पीरियड के दौरान पेमेंट कर दी, तो ये खर्चा मेरे को अलाउ हो जाएगा। अब आपके दिमाग में कोई चीज आ रही होगी, तो वो बिल्कुल राइट चीज आ रही है आपके दिमाग में, तो ये खर्चा अलाउ हो जाएगा। पर पर आपके ऊपर जो इंटरेस्ट की वो 1 महीने आपने डिले किया, तो इंटरेस्ट की लाइबिलिटी आपके ऊपर बनेगी। अब आप पूछेंगे कि सर ये तो फिर तो ये बेकार की बात हो गई, फिर 45 दिन का रेफरेंस क्या रहा? अगर मैंने यहाँ पे डिलीवरी मान लो मेरी 15 अप्रैल को हुई होती, मैं किसी बोरोवर को फिर 15 मार्च को भी 15 मार्च को भी पेमेंट कर देता, तो मैंने तो सेम ईयर में पेमेंट कर दी, तो फिर तो मेरा खर्चा अलाउ मेरे को हो ही जाएगा। फिर सख्ती कहाँ रही, फिर दिक्कत कहाँ आई? ठीक है, सख्ती सख्ती इस चीज में रहेगी, कल को आपका जब इनकम टैक्स में केस लग गया, तो जब असेसिंग ऑफिसर आपका वेरीफाई करेगा कि आपने ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं की हुई, तो आपने और इंटरेस्ट भी अलग से नहीं दिखाया हुआ, तो फिर वो आपको इसके ऊपर पीनलाइज करेगा इस चीज के लिए कि इंटरेस्ट दो, इंटरेस्ट दो। ठीक है, और दूसरा, इस प्रोविजन की वजह से ऑडिटर के ऊपर बहुत सख्ती से रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि वो अपनी ऑडिटर रिपोर्ट में ये सारी प्रोविजन को अच्छे से चेक करे और इनका कंप्लायंस इंश्योर करे कि हुआ कि नहीं हुआ, और उसको टाइम अच्छे से ऑडिट रिपोर्ट में रिपोर्ट भी करे। ठीक है, तो ऑडिटर के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, नहीं तो कल को ऑडिटर भी इस चीज को चेक नहीं करेगा तो उसको भी पकड़ेंगे फिर इनकम टैक्स वाले। ठीक है, तो अगर आपने सेम ईयर में पेमेंट कर दिया, तो फिर आपको वो खर्चा तो अलाउ हो जाएगा, पर आप ऑडिटर के साथ फंस सकते हैं, आप इंटरेस्ट की लाइबिलिटी में फंस सकते हैं, और या आप असेसिंग ऑफिसर में केस लग गया तब तो फंसेंगे ही फंसेंगे। ठीक है, अब ऐसी एग्जांपल है कि 31 जनवरी को डिलीवरी हुई और ड्यू डेट, मतलब फरवरी का महीना में 28 दिन का मान के चलूं, तो ड्यू डेट बनती थी 17 मार्च, 45 दिन में। पेमेंट कर दी मैंने 31 मार्च को, तो सेम ईयर में कर दी पेमेंट, तो खर्चा अलाउ हो जाएगा। पर की तो लेट है ना, तो लेट की वजह से मेरे को इंटरेस्ट की लाइबिलिटी बनेगी, ऑडिटर को रिपोर्ट भी करना चाहिए, और उस इंटरेस्ट की लाइबिलिटी को मेरे को दिखाना भी चाहिए आइडली। पर हम, मेरे को पता है कि हम सब बहुत महान है, हम सब ये करने वाले हैं नहीं, कभी इनकम टैक्स में केस लगा तो हम फंसेंगे, तो फिर हैफ्टी चीजों को सामना करेंगे। अब इसमें एक सवाल आया कि अगर ड्यू डेट अगले फाइनेंशियल ईयर में फॉल करती हो, मान लो मैंने 20 फरवरी को डिलीवरी ली गुड्स की, और 6 अप्रैल को ड्यू डेट बनती है मेरी 45 दिन बाद। ठीक है, तो पेमेंट मैंने 6 अप्रैल को ही कर दी, पेमेंट मैंने 6 अप्रैल को ही कर दी, पर इस साल तो नहीं की, पर अगले साल जब मेरी ड्यू डेट बनती थी उसी ड्यू डेट में मैंने कर दी, तो क्या होगा? कहते तब भी आपको खर्चा अलाउ हो जाएगा। हाँ, पर अगर मैंने यहां पे 7 अप्रैल को की होती पेमेंट, 7 अप्रैल को की होती पेमेंट, फिर मैंने जो पेमेंट है वो ड्यू डेट पे नहीं की और उस सेम फाइनेंशियल ईयर में भी नहीं की, तो इस वजह से फिर ये मेरी इनकम में ऐड बैक हो जाएगा। तो कुल मिला के बात ये है कि जो 43BH के अंदर जो बात कही गई है ड्यू डेट ऑफ पेमेंट की, उसका इफेक्ट आएगा अगर आपने उसको उस फाइनेंशियल ईयर में नहीं पे किया और अगले फाइनेंशियल ईयर में पे किया, और अगले फाइनेंशियल ईयर में भी अगर ड्यू डेट अगले फाइनेंशियल ईयर में फॉल करती थी तो उस ड्यू डेट के बाद पे किया। ठीक है, तो आपका डिसअलाउ होगा, और साल के दौरान तो आप जो मर्जी करते रहे। साल के दौरान तो आपने 15 मई को डिलीवरी ली और 15 दिसंबर को पेमेंट की, चाहे ड्यू डेट आपकी 31-30 जून बनती थी। ठीक है, तो तब भी कोई चैलेंज नहीं है, खर्चा तो अलाउ हो जाएगा। पर मैंने आपको रिपीटली मैं वही बता रहा हूं कि ऑडिटर को ध्यान से चेक करना पड़ेगा, और आपका कल को जब केस लग गया एओ में, तब आप पूरे फंसेंगे कि आपने वो इंटरेस्ट वगैरह जो 20% कंपाउंडिंग के हिसाब से वो सब दिखाया कि नहीं दिखाया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो रेलिवेंस है वो ईयर एंड पेमेंट्स के ऊपर ज्यादा हमारे लिए आ जाता है कि उसको टाइम पे नॉक ऑफ करे। तो मतलब मैं आपको थोड़ा नेक्स्ट वीडियो में जो मैं बताऊंगा उसके लिए हिंट दे देता हूं कि हमारे लिए एज अ बैंकर 31 मार्च को बैलेंस शीट बनती है, तो हमारी 31 मार्च की बैलेंस शीट में हमें डेटर और क्रेडिटर साइकिल काफी स्ट्रीमलाइन सा नजर आएगा, क्योंकि वो ईयर एंड पे तो सारे अपना अपना डिसअलाउंस से बचने के लिए पेमेंट क्लियर करेंगे, और हमारे पास टीओडी और डॉक्स की रिक्वेस्ट भी ज्यादा आएंगे ऑब्वियसली। ठीक है, थोड़ी फंडिंग की रिक्वेस्ट भी आ सकती है वर्किंग कैपिटल की। ठीक है, और साल के एंड में हमें साइकिल भी थोड़ा ठीक दिखेगा कि क्रेडिटर डेटर साइकिल ठीक है, बट ईयर के दौरान उसका साइकिल सफल हो सकता है। ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, अब किसी ने बोला कि 20 फरवरी को जो था, अब 20 फरवरी में जो टाइम पे कर दिया, 6 अप्रैल को 100 रुपए का था टोटल पे करना, 50 रुपए टाइम पे कर दिए, 50 रुपए 7 अप्रैल को पे किए, तो कहते जितना पे किया उतना अलाउ हो जाएगा खर्चा, और 50 रुपए आपका एड बैक हो जाएगा। ठीक है।
देन हम बात करते हैं एप्रोप्रिएशन की। कई बार ये कन्फ्यूजन आ जाती है कि भाई जो ये खर्चे हैं, कि जैसे मान लीजिए किसी क्रेडिटर को, मान लो ए एंड कंपनी ने, जिसने हमें माल दिया, उसको हमने पहले 100 रुपये देने थे, उसने 80 रुपये से 80 रुपये का माल हमने उससे और परचेज कर लिया, 120 रुपये की उसको पेमेंट कर दी और 60 रुपये बचे हुए हैं। तो ये 60 रुपये कौन से हैं? ये 60 रुपये इसमें से बचे हुए हैं या इसमें से बचे हुए हैं, ये कैसे पता करें? ठीक है, कैसे मालूम करें इस चीज को? तो उन्होंने बोला कि इसके लिए आपको क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है ए कंपनी का और बी कंपनी का आपस में, तो कहते हैं सेक्शन 59 to 61 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो रेफर करो आप। कहते हैं सेक्शन 59 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है कि जो बंदा पेमेंट कर रहा है, यानी कि बी एंड कंपनी, जिसने ये पेमेंट की है किसको? ए एंड कंपनी को, कहते हैं पहला हक उसका है ये डिसाइड करने का कि 120 रुपये मैंने किस लिए दिए हैं, इसके लिए दिए हैं, इसके लिए दिए हैं, किसके लिए दिए। और कहता वो बंदा राइटिंग में ए एंड कंपनी को कंफर्म करेगा कि भाई 120 रुपये जो हैं उसमें से 80 रुपये आपके इन बिलों के अगेंस्ट है। मान लीजिए 40 रुपये जो आप अगली 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 सप्लाईज देने वाले हो उसके लिए एडवांस पेमेंट है, ठीक है, या फिर 40 रुपये में से 20 रुपये आपकी अगली सप्लाई की एडवांस पेमेंट है और 20 रुपये ये वाले बिलों के साथ रिलेटेड है, तो वो रिटर्न में क्लासिफाई करके दे, ठीक है, ए एंड कंपनी को बताए कि ये 120 रुपये किस लिए भेजे हैं। तो कहते हैं फिर पहला राइट तो फिर इसका ही है बंदे का। अब कहते हैं मान लीजिए ये नहीं बताता कि मैंने किस पर्पज के लिए दिए हैं, ठीक है, तो कहते हैं फिर दूसरा हक सेक्शन 60 के हिसाब से दूसरा हक इसका है, वो ये सोच सकता है कि 120 रुपये किसके लिए आए हैं। ये अपनी मर्जी से लगा सकता है कि 120 रुपये 80 के लिए एडजस्ट हुए हैं, 120 रुपये अगली सप्लाई के लिए हैं, या 120 रुपये में से 100 रुपये इसके लिए हैं और 20 रुपये इसके लिए हैं, और ये अपनी मर्जी से कर सकता है। और इसको इसको नोटिफाई करना पड़ेगा राइटिंग में कि मैंने आपके 120 रुपये इस पर्पज के लिए एडजस्ट किए, ठीक है। फिर कहते हैं इसकी मर्जी चलेगी। अगर कहते हैं ये भी कुछ नहीं करता, कहते फिर फीफो मेथड लगेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब 120 में से जो सबसे पुरानी पेमेंट है वो सबसे पहले पेड की हुई मानी जाएगी। यानी 120 रुपये में से माना जाएगा कि पहले 100 रुपये का ओपनिंग बैलेंस पे हुआ और 20 रुपये इसमें से पे हुए, और यानी कि इसमें से 60 रुपये देने वाले बचे हुए हैं। कहते फिर ये फॉलो होगा, और यही चीज हम असेसिंग ऑफिसर को भी दिखा सकते हैं लगा के, ठीक है। तो ये चीज मतलब समझने के लिए कल को आपके लिए जरूरी हो सकती है, क्योंकि कई बार चीजें आती हैं कि जैसे मान लीजिए किसी का उद्यम रजिस्ट्रेशन, देखिए जो ए एंड कंपनी जिसको पेमेंट करनी है वो एमएससी होना चाहिए, एमएससी होना चाहिए, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, ठीक है। अब मान लीजिए कि उसने उद्यम रजिस्टर करवाया ही नहीं था, तो उसके पुराने वाले बिल जो खड़े थे, तो वो पुराने वाले बिल ओपनिंग बैलेंस में चले गए ना, तो वो पुराने वाले बिलों के ऊपर तो ये सेक्शन लगेगा ही नहीं, ना एमएसएमई एक्ट लगेगा। तो इस वजह से ये प्रोविजन समझनी जरूरी है कि कैसे अप्लाई करेंगे ये, ठीक है। तो जो ड्यूज हैं हमारी एप्लीकेबिलिटी के सेक्शन के पहले के, जो ये 43BH के पहले के जो ड्यूज है उनके ऊपर ये कवर नहीं होगा, ठीक है, जो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस हमने पढ़े हैं, ठीक है। जो सेक्शन के अप्लाई होने के बाद के जो खर्चे हैं उनके लिए ये कवर होगा। हालांकि इंटरेस्ट लाइबिलिटी वाली प्रोविजन जो है वो लगती रहेगी, वो तो ऑलरेडी थी एमएसएमई एक्ट में, ठीक है, उसका 43BH से कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 43BH प्रिंसिपल अमाउंट के बारे में जिक्र करता है। अब बात आती है कि कौन बंदे कवर्ड नहीं है, किन बंदों के ऊपर ये लगता नहीं है। कहते कि जो पर्सन्स प्रिजम्पटिव इनकम वाले बिजनेस, जैसे 44AD, ADA, 44AE, ये सब इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन है, इनकम टैक्स एक्ट के। कहते जो इनके अंदर तहत बिजनेसेस कर रहे हैं, शिपिंग कंपनी वगैरह भी शायद इसमें कवर होती हैं, तो कहते हैं उनके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, 43BH ये अप्लाई नहीं होगा इनके ऊपर। क्यों? क्योंकि इन सेक्शंस के अंतर्गत इन सेक्शंस को एक स्पेशल पावर दी गई है, एक स्पेशल पावर दी गई है कि ये सेक्शंस ओवरराइड करते हैं ये 43BH या उससे पहले वाले सेक्शनों को, ये सेक्शनों को ओवरराइडिंग पावर दी गई है इनकम टैक्स एक्ट में। अब आप बोलेंगे कि सर कि इन सेक्शनों को तो ओवरराइडिंग पावर दे दी, पर जो एमएसएमई एक्ट में सेक्शन 15 से 23 है उनके लिए सेक्शन 24 बोलता है कि उन 15 से 23 वाले सेक्शंस की ओवरराइडिंग पावर है देश के किसी भी कानून के ऊपर। सेक्शन 24 बोलता है कि इन सेक्शनों की ओवरराइडिंग पावर है देश के किसी भी कानून के ऊपर, ठीक है। तो फिर तो ये इनकम टैक्स के ये 44AD, ADA से भी ऊपर हो गए ना सेक्शन, हाँ बिल्कुल ओवर हो गए। तो मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं कि ये सेक्शन तो पहले भी थे, पर आपने कभी आज तक इनको कंप्लाई होते देखा था?
नहीं ना, तो आपको आपकी बात का जवाब मिल गया होगा। तो उनके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा 43BH इन बिजनेसेस के ऊपर। जो ट्रस्ट एंड चैरिटेबल सेक्शन 11 से 13 वाले होते हैं, जिनकी इनकम बिल्कुल एग्जाम्प्ट होती है, तो उनके ऊपर ये सेक्शन लगेगा क्यों? हम बात करते हैं कि आपने टाइम पे नहीं पे किया तो आपकी इनकम में ऐड कर देंगे और आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। ट्रस्ट और चैरिटेबल का तो पहले ही इनकम सारी एग्जाम्प्ट होती है, तो उनको ऐड बैक करके करोगे क्या? तो उनके ऊपर ये कोई सेक्शन अप्लाई नहीं होने वाला। जो बंदे जैसे आप और हम, मेरे जैसे बंदे, कंज्यूमर, गवर्नमेंट, सैलरीड इंप्लॉइज, जिनका कोई भी बिजनेस प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन से कोई इनकम नहीं है, तो उनके ऊपर ये सेक्शन नहीं लगने वाला। कैपेक्स एक्सपेंडिचर आपने किया तो उसके ऊपर नहीं लगने वाला। ये तो जो खर्चे आपने P&L में डेबिट किए हैं, जो खर्चे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किए हैं, जो ऑपरेशनल खर्चे होते हैं बिजनेस के, उन्हीं खर्चों को ऐड बैक करने की बात होती है। आपने कोई मशीन खरीदी, मशीन खरीदने का खर्चा तो आप P&L में डालते नहीं, वो तो बैलेंस शीट में आपकी एसेट बुक हो जाती है कैपेक्स की। तो कैपेक्स का कोई आपने खर्चा किया और कैपिटल कोई चीज आपने बाई की, कोई चाहे MSC यूनिट से ही, तो उसके ऊपर ये प्रोविजन नहीं लगेगा। हालांकि इंटरेस्ट लाइबिलिटी वाला प्रोविजन लगेगा, इंटरेस्ट लाइबिलिटी वाला प्रोविजन लगेगा, क्योंकि यहां पे बात होती है एनी बायर, एनी गुड्स, एनी सप्लायर, इस चीज की बात होती है। और जो 43BH है वो सिर्फ खर्चे एड बैक करने की बात करता है जो प्रॉफिट एंड लॉस में दिए गए, करेक्ट। तो ये कैपेक्स एक्सपेंडिचर आपका प्रॉफिट एंड लॉस में आता नहीं, तो ये कभी एड बैक होता नहीं। अब आप कैश, अगर आप कैश अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो कर रहे हो तो ये आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगा 43BH सेक्शन। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जानना कि ये क्यों नहीं अप्लाई होगा। देखिए, कैश अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है? कैश अकाउंटिंग सिस्टम में क्या करते हैं आप, जो आप कैश पे करते हैं उसका खर्चा डाल लेते हैं, जो आपके पास कैश इनकमिंग होती है, कैश आता है गल्ले में, उसको आप इनकम मान लेते हैं, ठीक है। तो आपने अब मान लीजिए 15 नहीं 20 फरवरी को गुड्स की डिलीवरी ली, जिसकी ड्यू डेट बनती थी मान लीजिए 6 अप्रैल बनती थी ड्यू डेट। तो आपने पे किया 30 अप्रैल को पे किया, तो आफ्टर ड्यू डेट पे किया और आफ्टर द ईयर पे किया, ईयर एंड होने के बाद अगले साल में पे किया। तो आप से लोग सोचेंगे कि ओ अगले साल में पे किया, तो फिर तो इसको खर्चा डिसअलाउ होना चाहिए, इसकी इनकम में एडबैक होना चाहिए। अरे भाई, कैश अकाउंटिंग सिस्टम में ध्यान से सोचो, जब ये इस साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा 2024-25 का, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा, तो उसमें तो ये वैसे ही खर्चा नहीं डालेगा, क्योंकि इसका कैश अकाउंटिंग सिस्टम है। कैश अकाउंटिंग सिस्टम में जब वो कैश पे करता है तो खर्चा डालता है, जब वो नहीं पे करता तो वो नहीं डालता। तो जब इसने 31 मार्च तक कुछ पेमेंट करी ही नहीं इस बिल की, तो ये खर्चा भी नहीं डालेगा। अगर खर्चा ही नहीं डाला इसने तो फिर एडबैक करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। तो कैश अकाउंटिंग सिस्टम पे ये एप्लीकेबल नहीं होता। तो ये चीज आपको समझ आ गई। अच्छा, जब कहते हैं सप्लायर जो है, जो जिससे आप माल खरीद रहे हैं, अगर वो ट्रेडर हो, कहते ट्रेडर को तो जो MSME एक्ट ने बेनिफिट दिया वो बहुत ही लिमिटेड बेनिफिट दिया, कि एक लिमिटेड पर्पस के लिए, वो खैर कभी डिटेल में जानेंगे। तो कहते इस ट्रेडर को इसमें कवर नहीं करेंगे। और वो कहते ट्रेडर का पता कैसे चले, कहते उसका उद्यम रजिस्ट्रेशन चेक करो, उद्यम सर्टिफिकेट ऑनलाइन चेक करो, तो उसका नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी खाली ट्रेडर का होना चाहिए। अगर उसके साथ कोई सर्विस या मैन्युफैक्चरिंग भी साथ में लिखा हुआ है, उद्यम में ट्रेडर के साथ ये भी कुछ लिखा हुआ है कि सर्विस है या मैन्युफैक्चरिंग है, तो कहते फिर नहीं उसको ट्रेडर बनेंगे। अगर खाली सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर लिखा है उद्यम के अंदर, फिर ट्रेडर मानेंगे, चाहे वो एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग ही कर रहा हो। उद्यम को पकड़ेंगे कि उद्यम में क्या लिखा है, ठीक है। अब मैंने आपको एक बताया था पॉइंट कि सप्लायर कौन होना चाहिए, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, मीडियम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मीडियम के ऊपर नहीं लगता ये चीज। पर एक चीज इसमें ध्यान देने वाली है कि जो MSME एक्ट है वो बोलता है कि आप स्मॉल या माइक्रो यूनिट हो, ठीक है। अब आपका प्लांट एंड मशीनरी टर्नओवर में इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, अब आप मीडियम हो गए हो, तो कहते हैं मीडियम होने के बाद भी 3 साल तक आपको स्मॉल एंड माइक्रो के सारे बेनिफिट्स दिए जाएंगे। आप चाहे मीडियम में अपग्रेड हो गए हो, बड़े हो गए हो, आप बड़े बंदे बन गए हो, पर तब भी 3 साल तक स्मॉल एंड माइक्रो के सारे बेनिफिट्स आपको दिए जाएंगे। तो यानी कि
अगर कोई आपका बंदा जो एमएससी था जिससे आप माल खरीद रहे थे और आपको उसको फिर आपके ऊपर 43BH अप्लाई होता था, अब वो स्मॉल और मीडियम, माइक्रो और स्मॉल नहीं रहा, अब वो मीडियम बन गया और आपने अपने दिमाग में सोच लिया ओहो जी ये तो मीडियम बन गया, मीडियम बन गया, अब तो मेरे को 43BH इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, अब तो मैं मनमर्जी से इसको पेमेंट करूंगा, मेरे ऊपर कोई प्रोविजन नहीं लगेगी। ध्यान रखिए 3 साल तक उस जिस दिन वो मीडियम क्लासीफाई हुआ, जिस डेट को वो क्लासीफाई किया गया, कहां पे, उद्यम में, जब वो क्लासीफाई अपग्रेडेशन उसका हुआ उद्यम में, उसके 3 साल तक उसको ये सेम बेनिफिट्स कंटिन्यूड रहेंगे एज पर एमएसएमई एक्ट। तो वो तीन साल तक आपको उसको स्मॉल एंड माइक्रो ही ट्रीट करना पड़ेगा और उसके ऊपर 43BH अप्लाई होगा। ठीक है, उसके बाद कहते हैं जीएसटी कंपोनेंट कवर नहीं होता। अब 100 रुपए का बिल था, 100 रुपए के बिल में 90 रुपए थी गुड्स की वैल्यू, 10 रुपए था जीएसटी। अब एक बंदे ने गुड्स की पेमेंट कर दी ड्यू डेट पे, जो 45 दिन 15 दिन में गुड्स की पेमेंट कर दी, ये नहीं पेमेंट की अभी जीएसटी की, कहता यार ये मैं 2-4 दिन रुक के दे दूंगा। तो कहते तो क्या होगा, फिर ये 10 रुपए एडबैक हो जाएंगे। तो कहते नहीं, जीएसटी कंपोनेंट के ऊपर नहीं लगता, ये जो गुड्स की पेमेंट है ना ये टाइम पे होनी चाहिए। जीएसटी तो गवर्नमेंट की पेमेंट है, चलो ये पेमेंट टाइम पे होनी चाहिए आपकी। ठीक है, उद्यम के बारे में दो तीन देख लेते हैं चीजें। आपको पता है माइक्रो एंटरप्राइजेस क्या होती हैं, कि जिनकी प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट में 1 करोड़ या उससे नीचे की इन्वेस्टमेंट हो, मतलब 1 करोड़ भी इंक्लूडेड है, 1 करोड़ या उससे नीचे, और एंड दोनों चीजें इकट्ठी कंप्लाई होनी चाहिए, और उसकी सेल्स 5 करोड़ या उससे नीचे हो, 5 करोड़ भी हो सकती है या उससे नीचे भी हो सकती है, और सेल्स काउंट करते टाइम एक्सपोर्ट सेल को नहीं जोड़ना, 5 करोड़ में एक्सपोर्ट सेल को काउंट नहीं करना। स्मॉल कौन सी होती है, इनका 10 गुना कर दो, 1 करोड़ का 10, 1 करोड़ गुना 10, 5 करोड़ गुना 10। मीडियम है 10 करोड़ गुना 5, 50 करोड़ गुना 5। ठीक है, और ये वैल्यू 1 करोड़ की वैल्यू, 5 करोड़ की वैल्यू आपके एक पैन के ऊपर देखी जाएगी। कई बार मेरे को क्वेश्चन आता है कि भाई सर एक बंदे का पैन नंबर सेम है पर उसके मल्टीपल यूनिट्स हैं, मल्टीपल जीएसटी हैं, तो क्या करें। तो वो अब कई बार फर्म नेम भी अलग अलग होता है, फर्म नेम भी डिफरेंट होता है, सेम पैन पे से सिंगल आईटीआर जा रही होती है, तो क्या करें। तो उन्होंने बोला कि एक पैन के ऊपर एक ही उद्यम बनता है, एक पैन के ऊपर एक ही उद्यम बनता है। तो कहता है वो सारी जीएसटी सारी फर्मों की कंबाइंड करके प्लांट एंड मशीनरी एंड सेल देखी जाएगी, तो फिर वो क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंगली की जाएगी। अब कहते हैं कि हमने बोला कि यार जो सप्लायर है जिसको हमने 45 दिन 15 दिन में पेमेंट करनी है वो एमएससी होना चाहिए। अब ये एमएससी का उसका स्टेटस पता कैसे लगेगा, ये सप्लायर को उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर अपना हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा, जो भी उसका डेटर है उसको जिससे उसने पेमेंट लेनी है बिल वगैरह पे डिक्लेयर कर देगा। और वो जो डेटर है अगर उसके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन आ गया तो उसको वो ऑनलाइन उद्यम की साइट पे जाके वेरीफाई करके देख सकता है, जैसे हम बैंकर देखते हैं कि भाई ये सप्लायर कौन है, माइक्रो है, स्मॉल है, क्या है, या ट्रेडर है, क्या है। ठीक है, अगर उसने सप्लायर ने उसको उद्यम डिक्लेयर करके नहीं दिया तो आपको उससे राइटिंग में मांगना पड़ेगा कि भाई 15 दिन के अंदर अंदर मेरे को बता दे, रिमाइंडर भी बीच में देने पड़ेंगे। अगर वो तब भी नहीं देता तो फिर आप मान लो कि वो एमएसएमई है ही नहीं, तो इनकम टैक्स वाले आपके साथ इतना धक्का नहीं करेंगे कि आपने जनरली उसको फॉलोअप किया, उसको ईमेल्स डाली कि भाई अपना उद्यम नंबर बताओ, उद्यम नंबर बताओ, हमें बता नहीं रहे, आपके बिल के ऊपर भी मेंशन नहीं है, कहीं पे भी मेंशन नहीं है। ठीक है, तो नहीं बता रहा तो फिर उसको नॉन एमएसएमई मान लो, तो फिर 43BH अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज के तोड़ से बचने के लिए ये जो इंटेलिजेंट से आने लोग हैं, जो मतलब प्रोफेशनल्स हैं, वो ये बोलते हैं कि भाई गवर्नमेंट को अगर ये इतना कुछ कर ही रही है गवर्नमेंट, तो उनको गवर्नमेंट को ऑनलाइन ये प्रोविजन भी डाल देनी चाहिए कि किसी बंदे का उद्यम नंबर हम उसका पैन नंबर या जीएसटी नंबर डाल के उद्यम की वेबसाइट पे सर्च कर सकें। फिलहाल ये चीज की ऑप्शन नहीं है, फिलहाल सर्च सिर्फ उद्यम नंबर से ही होता है, फ्यूचर में जाके मे भी आ जाए। आपको जब उद्यम किसी बंदे का चेक करें, किसी सप्लायर का चेक करें, तो उसकी इशू डेट ध्यान से चेक कर लें, क्योंकि जो उद्यम इशू होने से पहले की डेट की ट्रांजैक्शन उनके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होना। अब मान लीजिए किसी को 15 सितंबर 2024 में किसी को उद्यम इशू हुआ और उसकी इशुएंस सर्टिफिकेट की डेट भी यही डाली हुई है ऑनलाइन। ठीक है, अब उसने मान लीजिए 14 सितंबर को आपको 1 करोड़ का माल डिलीवर कर दिया था, डिलीवर कर दिया 1 करोड़ का माल, तो कहते कि फिर
15 सितंबर से पहले 14 सितंबर तक तो वो एमएससी था ही नहीं, तो कहते इन पिछली वाली ट्रांजैक्शन के ऊपर फिर ये 43BH के प्रोविजंस नहीं लगेंगे। सिमिलरली उन्होंने ये चीज बोली कि जिस दिन डिलीवरी होती है उस दिन आपका उद्यम ऑनलाइन वैलिड होना चाहिए, एग्जिस्ट करता होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए। अब मान लीजिए 14 सितंबर को उसने डिलीवर कर दिया और 15 सितंबर 2024 को उसका उद्यम कैंसिल हो गया ऑनलाइन, उसने उद्यम सरेंडर कर दिया, उसका उद्यम कैंसिल हो गया, तब क्या होगा? कहते 14 सितंबर को तो वैलिड था ना, जब कहते डिलीवरी के टाइम पे वैलिड था तो बस आपको 43BH लगेगा, आपको पेमेंट टाइम पे करनी पड़ेगी। तो ये सेक्शन है, कोई क्वेरी हो तो जरूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा इसका बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच गाइस।